हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय व्यवस्था की, यानी कि इसका चौथा पार्ट है आपका, जिसमें आप टॉप 25 MCQ आपके सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन है आपका नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता या आपका संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग जो किया गया वो किया गया आपका संविधान की प्रस्तावना में या इसकी उद्देशिका में। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये कहा था आपका B.R. अम्बेडकर ने, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में जनगण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 1948, 1949, 1950 और आपका 1951। दोस्तों सही जो आंसर होगा 1950 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों जनगण मन के रचयिता कौन है आपके, ये आपका राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत, सॉरी राष्ट्रगान है आपका, और राष्ट्रगीत जो वो आपका वंदे मातरम है। इसकी रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और जो आपका राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है आपके, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों गाने की कुल अवधि कितनी है। तो दोस्तों जनगण मन जो आपका 52 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट। और दोस्तों पहली बार कई बार क्वेश्चन पूछा था आपका हिस्ट्री के अंदर कि जनगण मन पहली बार आपका कब गाया गया था। तो दोस्तों ये आपका 1911 में जो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में 1911 के में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये आपको गाया गया था बंगाली और हिंदी दोनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत शासन द्वारा राज के चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था। 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या आपका 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों राज के चिन्ह जो था आपका वो 26 जनवरी 1950 को आपका अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये क्या है राज चिन्ह, जो आपका सारनाथ स्थित आपका अशोक सिंह स्तंभ जो है आपका, वो आपका राज के चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। ऑप्शन है आपके 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या आपका 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों ये किया था आपका 22 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ये आपको किया था पिंगली वेंकैया जी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम में पूछा गया एक दो बार, रेलवे में भी। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई कितना अनुपात होना चाहिए आपका, इसका अनुपात होना चाहिए लंबाई चौड़ाई में 3:2। और दोस्तों इसमें राष्ट्रीय ध्वज में आपको 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है आपका केसरिया रंग, बीच में होता है आपका सफेद रंग और नीचे आपको होता है हरा। और केसरिया किसका प्रतीक है, ये आपका देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। ठीक है, साहस का प्रतीक है आपका केसरिया। और जो आपका सफेद रंग है ये किसका प्रतीक है आपका, शांति और सत्य का प्रतीक। और जो हरा रंग है किसका प्रतीक है आपका, ये आपका शुभ होता है हरा रंग, शुभ, विकास और आपका उर्वरता का प्रतीक है। ठीक है, और साथ में जो इसका प्रारूप है आपका सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, जो आपका चक्र बना हुआ है, इसमें जो आपका सफेद रंग होता है बीच में, उसमें आपको एक चक्र बना हुआ है, उसमें कितनी तिल्लियां आपकी 24 तिल्लियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, संसद में, मंत्रिपरिषद में, आपका राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो दोस्तों इसकी शक्ति जो होती है नए राज्य गठन की, आपकी संसद में निहित होती है, यानी इस पर संसद ही आपका कानून बना सकती है। अगला आपका कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसे गठन पहले किया गया था 1953 में। ये आपका पहला राज्य था जिसका गठन आपका भाषा के आधार पर किया गया था। और दोस्तों एक आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे आपके थे फजल अली।
इनके आपके अध्यक्ष थे इसके। और इसमें 2 सदस्य और थे, कौन कौन से थे? एक थे आपके पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे एक आपके, और एक थे आपके सरदार KM पणिक्कर। ठीक है, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और आपका सरदार KM पणिक्कर। अगला आपका कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, एक नागरिकता, आप उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो आपके एक नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन दोस्तों जो अमेरिका संविधान है वहाँ क्या होता है आपका, वहाँ पे आपकी दोहरी नागरिकता होती है, देश की अलग और आपकी राज्य की अलग। अगला आपका कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 19, 17, 23, 24। तो जो सही आंसर आपका होगा आर्टिकल 24 हो जाएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ जाएगा। और आर्टिकल 19 क्या है आपका? इसमें आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आपका जो आर्टिकल 17 है वो किससे संबंधित है आपका? ये आपका छुआछूत का अंत इसमें आपका। ठीक है, यानी कि आप किसी से के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 23 जो इसमें क्या है आपका, इसमें बताएंगे आपका आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 18, 17, 16 और आपका 15। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर जो कौन सा होगा इसमें? आर्टिकल 17, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी कि छुआछूत का अंत। और जो आर्टिकल 18 है आपका, ये है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित, यानी कि उपाधियों का अंत है इसमें। ठीक है, और जो आर्टिकल 16 ये किससे संबंधित है आपका? ये संबंधित है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपको कुछ टॉपिक होते हैं जो कि आपको याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, आपके इंडियन पॉलिटी से जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कौन से टॉपिक हैं आपके? ये सबसे पहले आपको हो गया आर्टिकल हो गए सारे। ठीक है, जो आपके इंपोर्टेंट है, लगभग आपको 100-150 आर्टिकल है जो आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा आपका अनुसूचियां हो गया। ठीक है, और एक आपका संविधान के भाग हो गए। और चौथा क्या आपका? संविधान विभाग आपका आता चौथा, जो भी आपके संविधान के स्रोत हैं कि किस देश के संविधान से आपका क्या लिया गया है। 4 तो दोस्तों ये टॉपिक हो गए। एक आपका 5 में हो जाता है, जैसे आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, शपथ। और आपका इस्तीफा किसे देते हैं, सौंपते हैं, आपका ये इस्तीफा हो गया इनका। इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये सभी आपके। और लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से आप क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके 7-8 टॉपिक हैं जो आपको 100% पढ़ने ही चाहिए। ठीक है, और एक आपको हो गया पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या आपका प्रधानमंत्री को? तो दोस्तों न्यायपालिका को जो आपका मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या आपका वैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा वैधानिक अधिकार। दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 2 बार लिख गया आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका वैधानिक अधिकार है। पहले जो था अब ये आपका मौलिक अधिकार था।
ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार था आपका पहले मौलिक अधिकार था, कौन से आर्टिकल में था पहले ये आपका आर्टिकल 31 में था। अब किस में ये बताने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 300A में है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और दोस्तों जो आपका 44वां संशोधन हुआ था, अधिनियम हुआ था 1978 में, ठीक है, उसी के तहत इसको हटा के आपका वैधानिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है, यानी 301 आर्टिकल में डाला गया था उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन है आर्टिकल 380, 312, 60, 51। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 51, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो आर्टिकल 312 है ये आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। और 380 और 60 ही आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला आपका कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, आपका अप्रत्यक्ष मतदान से। तो दोस्तों सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान से। और दोस्तों इसकी प्रक्रिया में आपके कौन कौन भाग लेते हैं, तो दोस्तों इसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा और आपके राज्यों की जो विधानसभा होती हैं के निर्वाचित सदस्य जो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, कि आयु 35 वर्ष हो, यह आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो, देश का नागरिक हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखते हो। तो दोस्तों पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है, चाहे आपको राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये आहूत की जाती है आपके राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करता है वो करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। अगला आपका कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो आपका केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो आपका राज्य सरकार प्रमुख होता है। अगला आपका कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है आपकी, 20, 30, 40, 50। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 50। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महान्यायवादी, ठीक है, मतलब भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। और दोस्तों इसमें आपके भारत के महान्यायवादी कौन है इसके, ये हैं आपके के वेणुगोपाल इस समय, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, वो हैं जस्टिस बोबड़े। और आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है इस समय, ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में आपका, आर्टिकल 148 में, ठीक है। और महान्यायवादी किसमें आपके, आर्टिकल 76 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष या आपका भारत का महान्यायवादी। तो जो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय भारत के, ये हैं आपके सुनील अरोरा, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है आपका, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है आपका, 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष, जो भी आपका पहले आए। और दोस्तों जो आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल आपका होता है 6 वर्ष का या आपका 62 वर्ष, जो भी आपका पहले आए, ठीक है। और इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपके, वो हैं आपके ओम बिरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान
कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैग की नियुक्ति होती है। तो ये बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको कि आर्टिकल 146, 147, 148 आपका 149, तो ये होती है आपके आर्टिकल 148 के तहत, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये तीनों आपके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला आपका कि लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या आपका वैध मतों का 1/6। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो वो अपनी जमानत खो देता है। अगला आपका कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, BD जत्ती, BV गिरी। तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन है 10, 15, 12, 18। तो दोस्तों राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं वो आपके 12 किए जाते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वो आपके कला, साहित्य, ठीक है, ज्ञान और आपके सेवा आदि क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके मनोनीत किए जाते हैं। और दोस्तों राज्यसभा में कितनी सीट होती हैं आपकी, टोटल सीट होती है आपकी 250, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं आपकी, जो आपकी मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी हैं 245। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपकी 243 सीटें हैं और आपके 12 आपके मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, GS और GK की लगातार वीडियो मिलती रहती हैं। और दोस्तों आपके लिए स्टैटिक GK क्लास भी शुरू की जाएगी एक आध दिन में, ठीक है, जिसमें लगभग आपके 50 टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। मान लो अगर आप रेलवे एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं GK GS से, ठीक है, तो इन 50 टॉपिक से कम आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर आप कमेंट में बताइए कि आपको ये टॉपिक किस तरह से पढ़ने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने हैं या आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने हैं। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।